Okay, so in your last unit, unit number 6 of this subject, and last time we have covered copyright law or simply copyright, और पेटेंट लॉ इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मैंने आपको पीडीएफ फाइल पहले ही शेयर कर दी है, वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, सो हियर इज अ प्रेजेंटेशन। सो इन चैप्टर नंबर 6 दिस इज व्हाट वी हैव कवर। 2 ही स्लाइड में आपने ये चीज़ें कवर करनी है। ओके, फिर हमने आईपीआर के बारे में देखा था, ये मैंने आपको बार बार बताया है। कॉपीराइट और पेटेंट आपको तभी समझ आएंगे जब आपको आईपीआर का पता हो। ठीक है, आईपीआर को आप सिंपल जो आपकी ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल प्रॉपर्टीज होती हैं उससे कंपेयर करिए। जैसे घर पे सभी के पास एक जमीन है, जमीन का एक हिस्सा है, आप मतलब आपके पेरेंट्स के नाम पे या आपके नाम पे वटेवर। ठीक है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है। यू हैव ज्वेलरी आपने छुपा के रखी है घर पे, सो दैट अटैकर या कोई चोरी वहाँ का चोरी तरह का कोई इंसिडेंट वहाँ पे ना हो। ठीक है, तो आपने उसको छुपा के रखा है। ओके, सो सेम इज हियर बच्चों। अब हम प्रॉपर्टी, ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी, कन्वेंशनल प्रॉपर्टी से शिफ्ट होके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इंटेलेक्चुअल एज अ नेम इम्प्लाइज रेफर टू द पावर ऑफ माइंड। जो आपके माइंड में है, एनी थॉट, एनी आइडिया, जिसको आप कमर्शलाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ इन्वेंशन करके, कुछ लिख के आप उसके ऊपर एक इंडस्ट्री रन कर सकते हैं। एक आइडिया है आपके पास, ठीक है, कमर्शलाइजेशन उसकी की जा सकती है। दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कई तरह की रहती हैं। उसी ही इससे आपने ये देखना कि जिस तरह की प्रॉपर्टी है उस तरह के लॉ भी आते हैं। तो जनरली आपके सिलेबस में 2 ही हैं, दिस इज यस पेटेंट एंड कॉपीराइट्स। ये 2 तरह के आईपीआर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो कॉपीराइट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। कॉपीराइट में बेसिकली क्या क्या आता है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई म्यूजिक से रिलेटेड है, साउंड रिकॉर्डिंग है, वीडियो सिनेमाटोग्राफ फिल्म है, या इस तरह से ये 4-5 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी। नाउ कुछ चीजें कॉपीराइट से कवर होती हैं, कुछ चीजें पेटेंट से कवर होती हैं, लेकिन उन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कवर करती हैं बच्चों। सो these are not in your syllabus, but these are also mechanism for protection of intellectual property. Okay, so this is the difference. This is very important, these 2 slides. The difference between patent and copyright. Patents belong to basically किसके लिए पेटेंट रहता है, an invention relating either to a product और प्रोसेस दैट इज न्यू। हमेशा याद रखिए जब भी आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करनी है, दैट मस्ट बी ओरिजिनल, दैट मस्ट बी न्यू। अगर वो पुरानी है, आपने किसी की चुराई है, तो लॉ आपको उल्टा जो है कुछ वहाँ पे पनिशमेंट भी दे सकता है। अगर आप कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो कहीं पे बाद में साबित हुआ कि आपकी नहीं थी, तो उल्टा आपको जो है पनिशमेंट भी इसमें मिल सकती है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन, कितने साल तक वो प्रोटेक्टेड रहेगी। अगर आप पेटेंट फायर करते हैं अपने किसी इन्वेंशन का, 20 ईयर्स। वेराज अगर आप कॉपीराइट लेते हैं किसी चीज का, तो आपकी पूरी लाइफ तक, या फिर आपकी डेथ के 60 ईयर्स बाद तक ये चीज जो है कॉपीराइट आपके साथ रहेगी, आपके नाम पे ही रहेगी। उसके बाद उसे ओपन कर दिया जाता है। अगर ओपन नहीं करेंगे तो एक सोशल जो क्या कहते हैं उसे, जो चीजें बढ़ती हैं, ठीक है, वो चीजें नहीं बढ़ पाएंगी। ठीक है, सोशलिज्म खत्म हो जाएगा अदरवाइज। ओके, तो 20 years एंड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ऑथर एंड 60 years ऑफ आफ्टर डेथ। ठीक है, और यस एक और डिफरेंस रहता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। कॉपीराइट बेसिकली ऑटोमेटिक रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था, वेराज पेटेंट के लिए आपको प्रॉपर वहाँ पे एक फॉर्म जो फिलअप करना होता है। ओके, और पेटेंट बेसिकली इंटरनेशनली नहीं होता है, जैसे कॉपीराइट इंटरनेशनली। आपने एक बुक लिखी है, कॉपीराइट के अंडर वो आ रही है, राइट, तो वो अगर आपने उसका कॉपीराइट प्रॉपर उसका जो है रूल्स फॉलो करके उसका कॉपीराइट ले लिया है, तो वो पूरे लगभग सभी कंट्रीज में वो कवर होगा प्रोटेक्शन आपकी। वेराज अगर आपने
पेटेंट किसी अपने इन्वेंशन का लिया हुआ है, पेटेंट फाइल किया हुआ आपने, तो वो सिर्फ उस ही कंट्री तक सीमित रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो इन्वेंशन की हुई है उसका आपके पास पेटेंट है और हो सकता है किसी और कंट्री में, मे बी इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे इसका जो है कोई इंडस्ट्री कोई चलाने की सोच रहा है, तो आपको ऑस्ट्रेलियन पेटेंट भी वहाँ पे लेना होगा उस कंट्री का। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये एक ही साल सॉरी एक ही कंट्री तक सीमित रहेगा पेटेंट, वेयर एज कॉपीराइट इज ग्लोबल। ओके, अच्छा, राइट्स ग्रांटेड ये आपको पता है। सो टुडे वी विल डिस्कस पेटेंट लॉ। ठीक है, जैसे आपने देखा था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लॉ 2000 एंड कॉपीराइट लॉ 1957, उसके उसी तरह से पेटेंट लॉ भी एक एक्ट के अंडर आ रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेटेंट एक्ट 1970। अगर और ज़्यादा याद रखना है, याद रख सकते हो, इट्स गुड, नंबर 39 ऑफ 1970 एज अमेंडेड बाय द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005। 2005 में ये अमेंडमेंट हुआ है, और अब पेटेंट्स कुछ एक रूल्स भी आए हुए हैं 2003 में। ठीक है, तो 1970, 2005 एंड 2003, ये जो पेटेंट रूल्स होते हैं ये रेगुलरली अमेंडेड होते हैं, अमेंड किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या लॉ के अकॉर्डिंग। और सबसे जो रिसेंट जो हुआ है वो 2016 में हुआ है बच्चों, ये आपने ध्यान। और ये मैंने अभी आपको बताया जब मैं डिफरेंस कवर कर रहा था कॉपीराइट और पेटेंट पे, कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल पेटेंट। अगर आपने इंडिया में अपनी इन्वेंशन का पेटेंट लिया है, दैट डजंट मीन कि वो अमेरिका में भी प्रोटेक्टेड है। नहीं, अमेरिका में किसी को पता लग गया आपकी डिस्कवरी या जो भी आपने इन्वेंशन किया है, तो वो उसके ऊपर इंडस्ट्री भी खड़ी कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यूएस में भी उसका पेटेंट जो है फायर करना होगा, लेना होगा। सो पेटेंट शुड बी ऑब्टेन्ड इन ईच कंट्री एज डिस्कस्ड वेयर द एप्लीकेंट रिक्वायर्स प्रोटेक्शन ऑफ हिज इन्वेंशन। जहां पे आपको लग रहा है कि आपने उस कंट्री में उसको प्रोटेक्टेड करना है अपनी इन्वेंशन को, तो उस कंट्री का भी आपको पेटेंट लेना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी पेटेंटेड। हम किस चीज को पेटेंट करें, क्या बुक या ऑडियो रिकॉर्डिंग या मूवी? नो। ठीक है, वो उनके लिए कॉपीराइट्स होते हैं। ठीक है, पेटेंट और कॉपीराइट में यही डिफरेंस रहेगा। दोनों ही आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बेसिकली प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। कॉपीराइट किसी और चीज को कवर करेगा, पेटेंट किसी और चीज को कवर कर रहा है। कॉपीराइट में हमने देखा था कि एक्सप्रेशन को वो प्रोटेक्ट कर रहा है, वेयर एज जो आपका पेटेंट है वो बेसिकली इन्वेंशन को जो कि नई है उसको कवर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, सो व्हाट कैन बी पेटेंटेड? an invention relating either to a product or process that is new. This is very important, that is new. और हमने कॉपीराइट में देखा था इस तरह का एक वर्ड था कि ओरिजिनल ऑथर, ओरिजिनल ऑथर। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल ऑथर आपने कॉपीराइट में लिखना है, वेराज पेटेंटेड में आपने न्यू जरूर लिखना है। ठीक है, देखिए सारे के सारे जो आपके जिसके लिए आप पेटेंट फाइल करना चाहते हो, राइट, तो उसमें एक चीज होना बहुत जरूरी है, दैट इज जो आइडिया है दैट शुड हैव सम कैप ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। दिस इज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आपने कुछ बेकार सा उसका पेटेंट ले लिया, उसका आगे इंडस्ट्री में कुछ एप्लीकेशन हो ही नहीं सकती, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पेटेंट हम उस चीज का लेंगे, हमारे पास एक आइडिया है, ठीक है, और वो आइडिया इतना मतलब मार्केट में हिट हो सकता है कि उसके ऊपर एक इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, वैसा आइडिया दैट कैन बी पेटेंटेड। फॉर एग्जांपल नाउअडेज वैक्सीनेशन का दौर चला हुआ है, कोविड-19 का। अगर कोई रिसर्चर आता है कि मैंने एक दवाई बनाई हुई है या वैक्सीन बनाई हुई है जो कि 100% आपको गारंटी देगा कि कोविड से आपको प्रोटेक्टेड रखेगा, ठीक है, तो वो एक आइडिया है या इन्वेंशन है जिसकी कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो सकती है, पूरे वर्ल्ड में बिकेगी आपकी वो दवाई। ठीक है, इसलिए वो वाला जो आइडिया दैट कैन बी पेटेंटेड, दैट कैन बी पेटेंटेड सर। ठीक है, हाउएवर, लेकिन फिर भी it must not fall into the categories of inventions that are non patentable. कुछ एक कैटेगरीज इन्वेंशंस की ऐसी भी हैं जो आपको याद रखने की ऐसा ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप जस्ट याद रखिए कुछ एक ऐसी भी कैटेगरीज हैं इन्वेंशंस की जिनका पेटेंट नहीं किया जा सकता, दैट आर नॉन पेटेंटेबल, उनके ऊपर पेटेंट नहीं किया जा सकता। वो कौन कौन सी है वो ऐसा मुझे लिस्ट मिली नहीं, जस्ट इतना याद रखिए कि ऐसी भी कोई कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। पेटेंट लॉ में आगे देखिए, पेटेंट हमें कब लेना है किसी चीज का,
उसके ऊपर ये लाइन लिखी हुई है। वो कब लेना होगा? जैसे ही आपको लगे ये कि आपके पास एक आइडिया है जिसकी जो कि एक नया आइडिया है और नई इन्वेंशन है और जिसके ऊपर इंडस्ट्री जो है सेटअप की जा सकती है, इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हो सकती है, तो इमीडिएटली उस ही टाइम ही आपको जितना जल्दी होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा कि आप उसका पेटेंट जो है फिल करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने किसी के साथ डिस्कस किया और उसने आपकी चीज का पेटेंट ले लिया। ठीक है, ऐसा भी होने के चांस, मतलब डिले नहीं करना है इसमें। और जब भी हम पेटेंट की एप्लीकेशन भरते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में भरी जा सकती हैं। और हमारे 4 जो मेट्रो सिटीज हैं उन चारों में ही पेटेंट ऑफिस हैं, कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। वी इन हिमाचल वी आर कवर्ड बाय द न्यू दिल्ली पेटेंट ऑफिस। ठीक है, वहीं पे ही हमें एप्लीकेशन फिल करनी होगी, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, सारे वहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरने के। ओके, जस्ट इतना याद रखिए कि न्यू दिल्ली के अंदर हम कवर होते हैं, हिमाचल। लास्ट इज व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए पेटेंटी वंस द पेटेंट इज ग्रांटेड। मान लीजिए आपने एक पेटेंट लिया है किसी चीज का, अपनी इन्वेंशन का, तो कौन कौन से राइट्स आपको मिलेंगे? जिस तरह से आपने कॉपीराइट में देखा था कि उसको चेंज करना, उसको पब्लिक में शेयर करना, ठीक है, कम्युनिकेट करना, ये 4 या 5 चीजें मैंने आपको बताई थी, वैसे ही पेटेंट में भी है। तो आपको किस तरह के राइट्स मिलेंगे? ठीक है, सो उसी के ऊपर ये पैराग्राफ है। ए पेटेंटी एंजॉयज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक एंड यूज द पेटेंटेड इन्वेंशन। ये कॉमन सी लाइन है। द पेटेंटी आल्सो हैज अ राइट टू असाइन द पेटेंट। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये पेटेंट किसी और को देना है, ट्रांसफर करना है, असाइन करना है, जैसा कि हमने कॉपीराइट में भी देखा था, सो दिस इज आल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ पेटेंट। ठीक है, आप उसके लाइसेंस जो है दे सकते हो। ठीक है, आपने एक पेटेंट लिया हो, आप उसका लाइसेंस जिसको देंगे तो उसके पास कुछ एक राइट्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, और अदरवाइज डील विद द पेटेंट, आप उसकी डील कर सकते हो, आप उसे बेच सकते हो। ठीक है, फॉर एनी कंसिडरेशन, किसी भी तरह की कंसिडरेशन के लिए, चाहे वो कमर्शियलाइजेशन के लिए या पर्सनल यूज के लिए, तो उसको आप उसके ऊपर आप डील भी कर सकते हो। ठीक है, दीज राइट्स क्रिएटेड बाय लॉ also depend on various conditions and limitations as prescribed under the Patent Act 1970। लेकिन कुछ एक यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं जिसके अंदर ये जो है सारे आपको जो है रूल्स, एक्सक्लूसिव जो राइट्स हैं जो आपको मिलते हैं। ठीक है, वो इस लॉ के अंदर जो है कवर किए गए हैं एक सेक्शन में। सो इतना ही बच्चों आपने करना है। बाकी ये कॉपीराइट वाला मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, जो मैंने पीडीएफ आपको शेयर किया है पिछले कल, वो वही है। ये बेसिकली हल्का सा मैंने शॉर्ट किया हुआ है, जो मैंने वीडियो लेक्चर जो आपकी क्लास लास्ट टाइम ली थी, ठीक है, उससे मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है। ठीक है, कॉम्पैक्ट लिखा है, तो पढ़ के आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एक टेबल मैंने बनाया हुआ है जिसे आप याद रखने की कोशिश करिए कि देयर आर 6 काइंड ऑफ वर्क दैट कैन बी कवर्ड अंडर कॉपीराइट इन इंडिया। ओके, सो व्हाट आर डिफरेंट राइट्स, ये हमने किया हुआ है। जो देखिए 4 तरह के राइट जिसकी मैं बात कर रहा था, रिप्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, अडेप्टेशन एंड ट्रांसलेशन। और ये अगर आपको ये 7 पॉइंट्स याद हैं लिटरेरी वर्क के, आगे भी वही आए, देखिए ड्रामेटिक वर्क में भी वही आ रहे हैं और म्यूजिकल वर्क में भी वही आ रहे हैं 7 के 7। तो ये आपको याद करने हैं। ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क में थोड़े से कम हो रहे हैं, 2 लॉ, 2 यहाँ पे सॉरी राइट्स कम हो रहे हैं। जैसे आर्टिस्टिक वर्क, मान लीजिए किसी ने पेंटिंग की हुई है, क्या वो पेंटिंग फिर से आप रीड्रॉ कर सकते हैं? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से 2 लाइन्स यहाँ पे हटी हुई है। तो आई हैव टू चेक कौन सी वो हटी हुई इन 7 में से। तो ये 2 लाइनें यहाँ पे हटी हुई आर्टिस्टिक वर्क के लिए। तो ये यहाँ टेबल के फॉर्म में मैंने आपको दिखाया है 2 चीजें जो आर्टिस्टिक वर्क में नॉट एप्लीकेबल होती हैं। हाँ, ये है वो चीज, टू परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक। मान लीजिए किसने पेंटिंग बनाई हो और मान लीजिए शोभा सिंह आर्ट गैलरी जैसे पंचरुखी में पालमपुर के पास है, उसने एक पेंटिंग बनाई हुई है, क्या एग्जैक्टली या वही की वही पेंटिंग आप बना सकते हो टू परफॉर्म इन द वर्क, सॉरी टू परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक? तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए आर्टिस्टिक वर्क में नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिखा हुआ है। सिमिलरली आपने जो पेंटिंग बनाई हुई है, क्या वो हिंदी में बनी है या इंग्लिश में? ये बेकार सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल आया। क्यों? क्योंकि टू मेक एनी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क, आपने एक पेंटिंग बनाई हुई है, क्या उसे आप ट्रांसलेट करके किसी और लैंग्वेज में बना सकते हो? तो ये बेतुका क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। बस ये आपको समझना है, ये 7 चीजें। तो ये यहाँ पे सिनेमेटोग्राफ और ऑडियो रिकॉर्डिंग की यहाँ पे टेबल बना हुआ है। बाकी चीजें, ये भी एक नई चीज है जो मैंने एक स्लाइड ऐड की है, जिसमें आपको असाइनमेंट के दौरान भी कहा शेयर की थी।
कि डिजिटल सिग्नेचर पढ़ाने से पहले जस्ट मैंने आपको बताया था, सॉरी ये चीज मैंने आपको नहीं बताई थी बेसिकली। तो इसमें क्या है कि जो सिग्नेचर है यहाँ उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताई गई है। जो मैनुअली हम सिग्नेचर करते हैं वो हमें क्या हमारे लिए फंक्शन परफॉर्म करता है। आइडेंटिफिकेशन के, जैसे मेरा वो साइन है, साफ पता लग रहा है कि ये मेरा साइन है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट कर रहा है ये मुझे, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट का साइन है तभी कोई आगे एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नो। सिक्योरिटी दे रहा है, ठीक है। क्योंकि साइन करने का जो तरीका है वो इंडिविजुअलिटी को भी वहाँ पे दिखा रहा है, इसलिए वो एक सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी है। बाइंडिंग है, बाइंडिंग का मतलब है बहुत सारे रूल्स लिखे हैं, नीचे आपने साइन किए हैं, दैट मीन्स वो सारे रूल्स आपको एक्सेप्टेड हैं। और एविडेंस है, एज ए एविडेंस भी कोर्ट में सिग्नेचर जो प्रोड्यूस होता है। तो इन पांचों को आपने डिजिटल सिग्नेचर में कैसे कवर करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, सो लेट मी स्टॉप हियर।